नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक हॉरर स्टोरी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभिलाष और उसके दोस्त विनोद को देर रात तक घूमने की आदत थी। विनोद के पिताजी ने इस आदत के कारण उसको कई बार डांट लगाई थी, पर वह अपनी आदतानुसार प्रतिदिन रात को खाना खाकर घूमने जाता था। इस तरह एक दिन दीपावली की जगमगती रात में वो दोनों घूमने निकल पड़े। विनोद के पिताजी ने उसे बहुत मना किया। दिवाली की रात को इधर उधर घूमने नहीं जाना चाहिए, परंतु विनोद आधुनिक युग का था और वह किसी की बात नहीं मानता था। वह और उसका दोस्त अभिलाष दोनों दीपावली की रात मुख्य सड़क से होकर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र बीच चौराहे पर रखे चौमुखी दीपक पर पड़ी। वह दोनों अपनी धुन में मस्त होकर चले जा रहे थे। वो दोनों इतने मदमस्त होकर चल रहे थे कि उन्होंने सड़क के किनारे रखे सामान पर ध्यान भी नहीं दिया। उन्होंने सामान के ऊपर पैर रखा और आगे बढ़ चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है और बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल आभास हो रहा था, बस कदमों की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों मुख्य सड़क से अलग एक पतली सी सुनसान सड़क पर जा रहे थे। वह सड़क पूर्णतः अंधारमय थी। आज वह सड़क और दिनों की अपेक्षा अत्यधिक अंधकारमय थी। दोनों को कदमों की आवाज़ आ रही थी। एक दूसरे के बोलने से कतरा रहे थे वो दोनों। तो सोचा कि अभिलाष मुझे अंधविश्वासनीय न मान जाए। यह सोच अभिलाष की भी थी। धीरे धीरे वह आवाज़ उनके और करीब आने लगी। वह आवाज़ और डरावनी हो गई। अभिनंदन ने अभिलाष को कहा, क्या तुमने ये वह आवाज़ सुनी? अभिलाष, हाँ यार, मुझे भी ऐसे सुनाई दे रही है वो कब से। आवाज़ धीरे धीरे कदमों की आवाज़ आ रही है। तभी उनको पीछे से हंसने की भी आवाज़ आने लगी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। सड़क के किनारे एक से दो लाल चमकती आंखें दिख रही थी। वो उनको ही घूरे जा रही थी। सड़क के किनारे से वह साया हंसते हुए बाहर आया। वह दोनों डर गए और दौड़कर मुख्य चौराहे पर गए। वह दोनों पसीने से लथपथ थे। सड़क पर फैले सामान को देखकर उनके शरीर में सिरहाने उठने लगे। वहाँ सड़क के किनारे खून बिखरा हुआ था जो जम चुका था। काले कपड़े पर सतनाच बिखरा हुआ था। एक नींबू था जिस पर कील घुसाई गई हुई थी। उस पर खून भी लगा हुआ था। यह देखकर वह जैसे तैसे वहाँ से भाग पड़े। इतना सब देखकर वो दोनों घर की ओर दौड़ रहे थे। हांफते हुए दोनों घर पर जाकर ही रुके। उस रात अचानक विनोद की तबीयत बिगड़ गई थी। वो अपने आप से कुछ अलग सी भाषा में कुछ बोलते हुए बेहोश हो गया था। उसकी सांस बेहोशी की हालत में बहुत तेज़ हो गई थी। साथ में हूँ हूँ की आवाज़ आने लगी थी। तब विनोद के पापा उसे अस्पताल लेके गए। अगली सुबह को वह ठीक हो गया, पर अब वह अपने में ही खो रहा था। अगली रात फिर वही स्थिति। धीरे धीरे विनोद की तबीयत और ख़राब होने लगी। एक सप्ताह के भीतर वह बहुत कमज़ोर हो गया था। उसकी आंखों का रंग लाल हो गया था। चिकित्सा दवाइयों ने भी हार मान ली थी। बड़े से बड़ा डॉक्टर रोग न पकड़ सका और विनोद को घर भेज दिया गया था। वह प्रतिदिन मरता जा रहा था। विनोद अस्पताल में एक कमरे में आराम से सो रहा था। उस कमरे में पूरा अंधेरा था। खिड़की से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी, जिससे कमरे के तापमान में भी ठंडक घुल गई थी।
कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। कमरे के बाहर एक 0 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ था, जिससे गैलरी में थोड़ा प्रकाश फैल रहा था। विनोद को खिड़की पर आहट सुनाई दी। उसे लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर आ जा रहा है। अचानक उसकी नींद खुल गई। अरे, क्यों इस खिड़की को बजा रहे हो? श्श्श, विनोद, तुम अपने घर पर नहीं हो। ये मेरा घर है, मेरा। विनोद को लगा कि कोई उसे पीछे बैठा है और विनोद जैसे ही यह देखने के लिए पीछे मुड़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों में सिरहन होने लगी थी। 2 चमकती हुई आंखें उसे एक कोने से घूर रही थी। उसके सामने अंगारों की तरह धधकती हुई आंखों से उसे घूर रही थी। अंधेरे के कारण इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, पर विनोद ने कुछ पास जाकर देखा तो उसकी एक आँख पच की आवाज़ से फूट गई और काला सा द्रव विनोद के चेहरे पर जा गिरा। उसने हाथ लगाकर देखा, वह चिपचिपा सा तरल था। उसके कुछ बारिश से कीड़े विनोद के नासिका छिद्र के रास्ते से ऊपर चढ़े जा रहे थे और वो जोरों से चीखने लगा। तभी बाहर चौकीदार झटके से कमरे के दरवाजे खोलकर अंदर आ गया। साहब, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? यह कहते हुए वह कमरे की लाइट खोलता है। वो देखो, वहाँ पर क्या है? विनोद पसीने से भीगे हुए हाथों को उठाकर दीवार के कोने की तरफ इशारा करता है। नहीं साहब, कुछ भी तो नहीं है वहाँ पे। आपको कोई डरावना सपना आया होगा। नहीं, उस कोने में कोई खड़ा था। साहब, क्यों मजाक कर रहे थे? यहाँ तो कोई नहीं है और दरवाज़ा तो बंद है, तो अंदर बाहर से कोई आ भी नहीं सकता। विनोद चुप हो जाता है। गार्ड फिर से कमरा लॉक करने के बाद वहाँ से चला जाता है। विनोद लाइट खोलकर अपने बेड पर लौटता है। नींद आंखों से ओझल हो गई थी। उसकी नज़र बाईं तरफ की दीवार पर चली जाती है। दीवार पर टंगी घड़ी 2 बजने का इशारा दे रही थी। विनोद सोच रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। कल तक तो बस सपनों में ये सब हो रहा था, पर आज तो लगा जैसे सच में ही कोई कमरे में आया था। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती है और वह नींद की आगोश में चला जाता है। कमरे का बल्ब अचानक टिमटिमाने लगता है। लाइट जलने और बुझने लगती है और बल्ब की सफ़ेद रोशनी धीरे धीरे हल्की लाल होने लगती है, फिर एकदम गहरी लाल हो गई और 2 मिनट बाद बिना आवाज़ के बल्ब चटक गया। एक बार कमरे में फिर से अंधेरे ने अपना पाँव पसार गया था। एक परछाई दबे पाँव खिड़की से अंदर प्रवेश कर रही थी और विनोद के सिर के पास खड़ी होकर उसे निहार कर मुस्कुरा रही थी। उसने झटके से विनोद के सर के बाल लिए और तेज़ी से दीवार में समा गई। विनोद हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरे में सूरज की हल्की सी रोशनी आ रही थी और वह दीवार को निहारने लगा। उसे कुछ बूंदें दिखी जो अब सूख गई थी और इस बात की गवाही दे रही थी कि जो उसने देखा वो सपना तो बिल्कुल नहीं था। आज विनोद पहले से कुछ ठीक है तो डॉक्टर ने उसे घर भेज दिया। विनोद अब पहले से बिल्कुल पतला और कमज़ोर हो गया था। उसकी आंखें अंदर की ओर गड़ गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। हंसमुख स्वभाव का लड़का आज सबसे डरा डरा रहता था।
दिवाली की रात से ही ये शुरू हो गया था। विनोद अपने दोस्त अभिलाष से मिलने को उतावला हो रहा था। थोड़ी ही देर में अभिलाष आ जाता है। विनोद अभिलाष को अपने कमरे में लेकर जाता है। विनोद ने उन घटनाओं के बारे में बताया था जो उसके साथ घट रही थी। यार, ये सब आखिर क्यों हो रहा है? हमें दिवाली के दिन बाहर नहीं घूमने जाना चाहिए था यार, ना हमारे साथ ऐसा होता। अब विनोद कहता है, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। मैं इन खौफनाक आवाज़ों को और नहीं सुनना चाहता। ठीक है यार, आज रात चौराहे पर मिल मुझे, मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं आज रात को। यह कहकर अभिलाष घर चला जाता है। रात को सबके सोने के बाद विनोद दबे पांव सड़क पर बढ़ चला। उसके मन में कई बुरे ख्याल आते हैं। तभी पीछे से रुको की आवाज़ आती है। जैसे ही विनोद पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखों की पुतलियाँ फैल जाती है। विनोद तेज कदमों से सुनसान सड़क पर चले जा रहा था। तभी अचानक पीछे से उसे आवाज़ आई, रुको विनोद। आवाज़ सुनकर विनोद एकदम से पीछे मुड़ा। उसकी आंखों की पुतलियाँ खुली की खुली रह गई। उसके पैर कांपने लगे और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। वह औरत सफ़ेद साड़ी पहने, हाथ में एक डंडा था जिसके ऊपर इंसानी खोपड़ी मड़ी हुई थी। उसके बिखरे बाल थे और आंखों की पुतलियाँ एकदम सफ़ेद थी। विनोद के मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। एक विचार ने तूल पकड़ा कि यह औरत अवश्य कोई चुड़ैल है, जैसा कि उसने बचपन में भूतिया कहानियों में सुना था कि रात को सफ़ेद कपड़ों में चुड़ैल घूमती है। वह जोर लगाकर अपने दोस्त के घर की तरफ भागा। वह औरत चिल्लाती रही, रुको विनोद, रुको। विनोद अपने दोस्त के घर पर गया। चुड़ैल के डर से वह अपने दोस्त के घर में ही छिप गया। वह दीवार को फांदकर ही सीधे अंदर दाखिल हुआ था। वहाँ भी खूब अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही विनोद आगे बढ़ा तो उसका पैर फिसल गया और वो एक गड्ढे में गिर गया। विनोद के हाथ और पैर में हल्की सी खरोंच पड़ गई थी। वह देखता है कि उस गड्ढे के पीछे की तरफ एक बड़ा सा पत्थर लगा है। विनोद उसे हिलाने की कोशिश कर रहा था। वह पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सरक जाता है। उस पत्थर के पीछे हल्की सी एक रोशनी दिखाई देती है। धीरे धीरे विनोद पूरे पत्थर को अपनी जगह से हटा देता है और गड्ढा रोशनी से भर जाता है। विनोद देखता है कि वहाँ एक बारीक सुरंग है और विनोद कुछ सुरंग में रेंग कर जाता है। सुरंग के अंदर विनोद को एक तहखाने में पहुँच जाता है। वहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं था और विनोद एक बड़े लकड़ी के बक्से का सहारा लेकर वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ठप ठप की आवाज़ आने लगती है कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो। वह चुपचाप बैठ गया। कदमों की आहट तेज़ होने लगी। ऐसा लगने लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। तभी तहखाने की लाइट जली। वह और ज़्यादा सतर्क होकर बैठ गया। एक औरत काले लिबास में उसकी तरफ पीठ करके एक काले पत्थर के सामने बैठ गई, जिस पर एक विशेष चिन्ह बनाया गया था। एक त्रिकोण के बीचों बीच एक आग बनी थी। ये कैसा चिन्ह है? वह मन में सोचने लगा। वह उस महिला के क्रियाकल्पों को नहीं देख सका, बस कुछ बुदबुदाने की आवाज़ आ रही थी। हे अंधेरी दुनिया के मालिक डेविल, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए एक और मानव बलि तैयार की है। बस कुछ दिन
कुछ दिन और विनोद को जीने दीजिए, फिर मैं उसके ताज़े गर्म खून को आपको देकर प्रसन्न करूंगी। विनोद काले कपड़ों वाली औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर सुन्न रह गया। वह सोचता रहा कि उसके साथ जो हो रहा है वह एक सोचे समझे साजिश है। वह औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और इधर विनोद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शैतानों के शहंशाह डेविल, अब मैं आपसे असीम काली शक्तियाँ प्राप्त कर लूँगी, वे सभी शक्तियाँ जिससे मैं इस पृथ्वी पर आपका राज स्थापित कर सकूं। और इसमें मेरा साथ दिया मेरे बच्चे ने। विनोद अब पूरी तरह से डर चुका था और वह जानना चाहता था कि यह औरत आखिर कौन है। इधर दूसरी तरफ अभिलाष अपने दोस्त विनोद का इंतज़ार चौराहे पर कर रहा था। रात बहुत गहरी हो गई थी। हाश, ये विनोद भी ना सब कुछ भूलकर घोड़े बेचकर सो रहा होगा। मैं भी कहाँ फंस गया यार, मुझे ही क्यों काम मिलता है ये। बहुत देर तक विनोद नहीं आया तो वह वापस अपने घर जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उसकी माँ थोड़ी देर बाद उसे ज़ोर से हिलाकर उठाती है। अभिलाष, अभिलाष, मैंने तुमको जो काम बोला था वह किया तुमने? अभिलाष आंखें खोलकर बोलता है, हाँ मैं गया था पर वो आया ही नहीं। पर क्यों नहीं आया वो? अगर कल रात तक नहीं मिला तो मैं। यह बोलकर वह चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद अभिलाष की माँ अपने घर के नीचे बने तहखाने में जाती है। विनोद चुपचाप बड़े बक्से से पीछे बैठा था। वह इस तरह बैठा था जिससे कोई भी उसे नहीं देख सकता था, पर वह हर गतिविधि को देख रहा था। एक बार फिर उसे सीढ़ियों से नीचे उतरने से पैदा होने वाली ठप ठप की आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ उसकी ओर बढ़ रही थी, पर वह काले कपड़ों वाली औरत एकदम सामान्य थी, जैसा कि उसे पहले से पता हो कि कौन आने वाला है। एक औरत काली पोशाक में वहां आई। विनोद ने जैसे ही उसे देखा वह चकित रह गया कि यह औरत और कोई नहीं बल्कि अभिलाष की माँ थी। वह आई और पहले से ही बैठी औरत के कान में कुछ बुदबुदाने लगी। सारी बात सुनकर वह औरत ज़ोर से चीखने लगी, नहीं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, विनोद को आना ही होगा। वह बूढ़ी औरत अपने झोले से एक काले कपड़े की गुड़िया उठाती है, फिर कुछ बुदबुदाने लगती है। अभिलाष की माँ इस समय एक तांत्रिक लग रही थी। वह दूसरी बूढ़ी औरत के इशारे पर नींबू और 2 कील देती है। बुढ़िया उसे उस गुड़िया में टांग कर घुसा देती है, जिससे गुड़िया के पैर से खून निकलने लगता है। उसी समय विनोद को असहनीय पीड़ा होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। क्या विनोद बच पाएगा या चढ़ जाएगा शैतान की नरबली? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विनोद दर्द से बेहोश हो गया था और वही बक्से का सहारा लेकर लेट जाता है। वो बूढ़ी औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसका साथ देती है एक दूसरी औरत जो काले लिबास में है। वह दोनों कुछ देर चुपचाप हो जाते हैं और उस समय वहाँ अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। बूढ़ी औरत कुछ देर मौन रहकर कुछ मंत्र बुदबुदाती है। उसे देखते ही देखते उस छोटी सी गुड़िया के पैर से खून की कुछ बूंदें निकलने लगती है। उसे वह एक पात्र में इकट्ठा कर लेती है और फिर उसे किसी पिशाचनी की तरह सूंघने लगती है। वह बूढ़ी औरत पिशाचनी की तरह अपनी जीभ लपलपाती है
और एक बूंद चाट लेती है। वह दूसरी औरत उसकी स्थिति को देखकर थोड़ा सहम जाती है और पीछे हट जाती है। इस स्थिति को भांपकर वह बूढ़ी औरत गुड़िया को उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है, ले तू भी रक्तपान कर, स्वाद ले इस मनुष्य के इस खून का। यह सुनकर उस औरत की आंखों की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती है। उसने वह गुड़िया ली और गुड़िया का रक्तपान करने लगी। शक 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 की आवाज़ के साथ उसे जल्दबाजी में ही गटक गई। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये मनुष्य का खून। उसके बाद वह बुढ़िया फिर से कुछ मंत्रों का जाप करने लगी और धीरे धीरे गुड़िया के पैर से कील को निकालने लगी और गुड़िया को उसने यथावश कर लिया था। बस यह अब कुछ दिन का ही मेहमान है, उसके बाद यह भी हमारी शैतानी दुनिया में होगा और यह एक और पिशाच बनकर शैतान का अस्तित्व कायम करेगा। यही शैतान ऐसे और अधिक ताकतवर और शक्तिशाली शैतानों को पृथ्वी पर लाएंगे। चलो अब बाहर यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं। दूसरी महिला ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ चलो। बूढ़ी महिला ने कहा। कदमों की ठप ठप आवाज़ के साथ तहखाना एकदम शांत हो गया। तभी विनोद की नींद खुल गई और कुछ देर दर्द में चिल्लाता रहा वह, और कुछ देर बाद शांत हो जाता है, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था सिवाय शैतान के। विनोद अपनी किस्मत पर सिसक सिसक कर रो रहा था। वह अपने आप को कोस रहा था, काश मैंने अपने पिताजी की बात मान ली होती तो आज मैं इस दर्द में नहीं रहता, इस दर्द को नहीं झेलता। उधर विनोद के परिवार वाले उसे घर में ढूंढ रहे थे। वह कहीं नहीं मिलता तो उसे जगह जगह जाकर खोज लिया जाता है, पर उसका कहीं पता नहीं चलता। सभी परिवार वाले चिंतित हो जाते हैं। विनोद को अचानक लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है जो उसे घूर रहा है। धीरे धीरे उसके मन में कई सारे विचार आने लगते हैं। वह पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वह बक्से में खड़ा होकर उस तरफ जाता है और जैसे ही थोड़ी देर पहले दो महिलाएं बैठी थी फिर आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा खून एक कटोरे में पड़ा है। उसके ठीक सामने बिल्कुल वैसे ही आंखें हैं जैसे कि उसने अस्पताल में देखी थी, परंतु यहाँ पर वह आँख त्रिकोण के भीतर बनी हुई थी तथा जैसे भाई तेरे को मैं अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ। उसने पहले त्रिकोण पर हाथ लगाया और फिर इस वाली आँख पर भी। तभी तहखाने में हलचल शुरू हो गई और एक दीवार के बीच पत्थर सरकने लगा। देखकर ही उसे डर लगने लगा। इसके पैर में भी दर्द हो रहा था तो वह उस रास्ते पर आगे बढ़ चला और तुरंत ही वह दीवार अपनी जगह यथावत हो गई। विनोद उस रास्ते पर आगे बढ़ चला और वह रास्ता एक गुफा की तरफ था जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था और आगे जाकर विनोद का पैर किसी चीज़ पर टकराया और वह नीचे गिर गया। गुफा में अंधेरा छाया था। विनोद उठा और उठकर फिर से चलने लगा। थोड़ी देर चलकर उसे रोशनी दिखाई दी और वह उस गुफा के मुख्य मुहाने तक पहुंच गया जो उसे एक खुले मैदान की तरफ पहुंचा गया था। उसे एक आदमी दिखा तो उसकी जान में जान आ गई। वह आदमी वेशभूषा से साधु लग रहा था। विनोद ने उसे देखकर पूछा, बाबा जी यह कौन सी जगह है, मुझे बताइए। यह इस शहर का शमशान है, पर तुम कौन हो, यहाँ कैसे आ गए हो बेटा?
बाबा जी, मेरा नाम विनोद है और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। यह कहकर विनोद बेहोश हो जाता है। बाबा उसे अपनी कुटिया में ले जाता है और उसका उपचार करने लगता है। साधु जैसे ही विनोद का हाथ पकड़ता है तो उसे एक जोर का झटका लगता है और वह पीछे की तरफ गिर जाता है। वह हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आधी रात का समय, तहखाने में एक बार फिर से हलचल शुरू हो जाती है। वो बूढ़ी महिला चुपचाप तहखाने में आकर बैठती है और बड़बड़ाने लगती है। तभी वो दूसरी महिला आकर चुपचाप उसके कान में आकर कुछ कहती है। शिकार हाथ से निकल गया। पूरे शहर में चर्चा है कि विनोद घर छोड़कर कहीं भाग गया है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो गया? मैं भी देखती हूँ कहाँ तक जाएगा वो बचकर। अब तो मौका हाथ से निकल गया। हम शैतान को क्या जवाब देंगे? शैतान की वापसी फिर से एक बार कामयाब नहीं होगी। तब यह सुनकर बूढ़ी औरत उसे पैनी नज़रों से देखती है और कहती है, जाएगा कहाँ तक वो कहीं भाग नहीं सकता। हा 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 हा, एक डरावनी हंसी। वह नहीं बच सकता। वो शैतान का शिकार है, वो नहीं बच सकता। अब वो आम इंसानों से अलग है। शैतान हर पल उसके दिमाग से खेलता रहेगा। कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा। अभी देखती हूँ। वह बूढ़ी औरत कुछ शब्द बुदबुदाने लगी। सामने दीवार पर गड़े त्रिकोणीय आकृति के सामने एक काले पत्थर पर एक लड़की फंसा देती है। फिर एक खून से सने पत्थर और अपने बैग से निकालकर एक काले कपड़े में गुड़िया निकालती है। उस पर शैतान का चिन्ह बनाती है और उसे पेट पर कील घुसा देती है और उसे एक बड़े कटोरे में रखती है। बूंद बूंद करके उस गुड़िया से गर्म खून निकलने लगता है। कुछ देर में वह कटोरा भर जाता है। वह बूढ़ी औरत उसमें मंत्र पढ़कर काले पत्थर पर रखकर जोर से हंसने लगती है। वह शैतान का आवाहन करती है, काली शक्तियों के बादशाह, आपका शिकार ये रहा। कुछ देर बाद वहाँ एक विचित्र दुर्गंध आने लगती है। तभी बूढ़ी महिला देखती है कि कटोरे से खून कम हो रहा है। उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी, जैसे कि उसका काम सफल हो गया हो। अब देखना है कि वो शैतान को धरती पर कैसे लाएगा। वो एक नर पिशाच बनेगा जो शैतान की वापसी करेगा। उधर दूसरी तरफ विनोद के शरीर में एक कंपन शुरू हो जाता है। उसका शरीर अपने आप धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगता है। साधु भी थककर वहीं सो गया था। पहले उसे कुछ पता नहीं चलता, वह नींद की आगोश में था। धीरे धीरे मौसम ने करवट बदली और चारों तरफ हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। अचानक उसकी नींद टूटी तो उसे एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। उसने विनोद को देखा तो वह अपनी जगह पर नहीं था। वह बाहर ढूंढने गया, पर अंधेरी रात में उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वह शमशान की तरफ बढ़ रहा था। वैसे तो वह साधु कई बार रात को शमशान गया था, पर आज हलचल कुछ अलग ही थी। हवा धीरे धीरे तेज़ हो रही थी, जो किसी बड़े तूफान का पैगाम दे रही थी। साधु शमशान के गेट के अंदर झांकने लगा। शमशान के गेट के साइड के एक छोटी सी दीवार थी। साधु उसे लांघकर अंदर गया। वह बस एक चिता जल रही थी, जिससे मांस जलने की बू आ रही थी। चिता के अंगारे लाल धधक रहे थे, जिससे हल्का सा प्रकाश हो रहा था। साधु की नज़र एक पेड़ पर गई। वहाँ कुछ बैठा हुआ था।
साधु वहाँ गया तो उसने विनोद की आवाज़ सुनाई दी। तो विनोद का शरीर हवा में उड़ता हुआ नीचे आ रहा था। उसकी एक आँख खून से बह रही थी। बचा लो मुझे इससे। किससे बचाऊं? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ? विनोद हवा की स्पीड से शमशान के गहरे अंधेरे में खींचता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। साधु ने उसे ढूंढने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मिला और साधु वहाँ से कुटिया में चले गए। अगले दिन सुबह शमशान के गेट पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। साधु उठकर शमशान की तरफ गया। उसने देखा कि आसपास कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। साधु वहाँ गया तो पता चला कि शमशान के भीतर एक अंग विक्षिप्त हालत में पड़ी हुई थी। ज़मीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था, जो कि अब सूख चुका था। उस शव की पहचान करना भी असंभव था। उसका चेहरा बिगड़ गया था। पुलिस को प्रथम दृष्टि में वह केस किडनी चोरी से जुड़ा हुआ लग रहा था, तो पुलिस कमिश्नर ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इंस्पेक्टर कमल उस टीम का इंचार्ज था। वह शव पोस्टमार्टम के लिए शहर के अस्पताल में भेज दिया गया। क्या पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझा पाएगी? क्या सच में शैतान की वापसी होगी? पुलिस वाले आसपास पूछताछ कर रहे थे। प्रथम दृष्टि में वह केस किडनी चोरी से जुड़ा हुआ लग रहा था और उस लाश की पहचान करना भी संभव नहीं था, पर उस उम्र से वह लाश के एक किशोर की लग रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था। लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने नोच के खाया होगा। साधु ने एक तिरछी नज़र डाली तो उस लड़के के खून से सने कपड़े को देखकर वह डर गया। उसने पुलिस को कुछ न बताना ही सही समझा। थोड़ी देर में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस कमिश्नर एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करती है। उसका इंचार्ज कमल को बनाती है। वह एक नवयुवक ही था, पर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर था। शहर भर में चर्चा थी कि एक किशोर शमशान में मृत मिला। सब लोग अपना अपना पक्ष बता रहे थे। कोई कह रहा था यह किडनी चोरी का मामला है, तो कोई कह रहा था यह सब किसी अघोरी ने किया है। धीरे धीरे दिन की गर्मा गर्मी के बीच रात हो गई। रात में खूब अंधेरे में पुलिस की गाड़ी गश्त लगा रही थी। शहर के एक कोने में भूमिगत तहखाने के एक बार फिर से हलचल होती है। मैंने कहा था ना, वो विनोद शैतान का शिकार है। देख लिया तुमने, शैतानी ताकतों का भी अपना वजूद है। अब शैतान उसे पृथ्वी पर भेजेगी ताकि वह अपना राज कायम कर सके। हा हा हा, एक जोरदार हंसी। हाँ, जल्दी ही शैतान की शक्ति उसे मिले, फिर हम उसको अपना गुलाम बनाएंगे। तहखाने की दीवार पर गड़ा काले रंग की त्रिकोणीय आकृति वाला काला पत्थर लाल रोशनी से जगमगा जाता है। बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है। मेरा काम सफल हुआ। शैतान ने उसे पिशाच बना दिया। बस आज की रात वह काली शक्तियों ने उसे नर पिशाच बना दिया। अब होगी शैतान की वापसी। अगली सुबह विनोद के घर में मातम पसर गया जब पुलिस इंस्पेक्टर कमल ने उनके यहाँ पोस्टमार्टम और पंचनामा भरकर विनोद की लाश लाए। पूरे मोहल्ले में मातम छा गया, क्योंकि पूरे शहर में एकमात्र विनोद की आयु के कद से मिलती थी। चूँकि लाश का चेहरा पहचान पाना असंभव था, फिर भी पुलिस के आकलन के अनुसार वह लाश विनोद की ही थी। पूरे मोहल्ले के अनुसार, रीतियों के अनुसार आज उसका अंतिम संस्कार किया गया था।
घर का एकमात्र चिराग बुझ गया था। पुलिस की नज़रों में से केस मंद गति से आगे बढ़ रहा था, पर कमल एक बहादुर व जाबाज इंस्पेक्टर था। उसने अपनी पूरी कोशिश की, पर कुछ न मिल सका। वह साधु बात को भूलने की कोशिश करने लगा कि कैसे विनोद की मौत हुई। वह पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था और उसने मौन ही रहना सही समझा था। कुछ महीनों बाद अंधेरी की सड़कों पर खौफ छाया हुआ था। बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अमावस की रात लग रही थी, पर वह रात अमावस से पहले की रात थी। चंद्रमा का प्रकाश आसमान में ऐसा लग रहा था मानो काले बादल चंद्रमा को अपने ग्रास बना लिया हो। शमशान के ऊपर बादल उमड़ रहे थे। अचानक सभी से नज़रें चुराकर आकाश के काले बादलों को चीरती एक परछाई धरती पर उतर गई। एक शमशान की चिताओं के बीच एक त्रिकोणीय आकृति के बीच उतर गए। उस शैतानी रात के 3 लाशें त्रिकोण बना रही थी। अंधेरी के शमशान में शैतान का सबसे ताकतवर शैतान पृथ्वी पर आ रहा था। जैसे ही वह पृथ्वी के सतह पर आया तो शमशान की शांति अचानक चीख पुकार में बदल गई। वह चीख पुकार शैतानी दुनिया का पहला पैगाम था। शमशान में वह साधु अपनी झोपड़ी में चैन की नींद सो रहा था। शैतानी दुनिया का शोर उसकी नींद नहीं तोड़ पाया। साधु ने सपने में देखा कि विनोद लौट आया है और उसे विनोद की एक झलक दिखाई दी। विनोद की हवा में उड़ती लाश दिखाई दी। वह नज़दीक गया तो विनोद की खुली आंखें, जो उसे अंगारों के समान धधकती दिखाई दे रही थी, सफ़ेद पुतलियाँ उसे देख रही थी और साधु वही डर गया। साधु की नींद उड़ गई। जैसे ही साधु ने भागने की कोशिश की तो उसका सिर अलग जा गिर गया। अगली सुबह शमशान के गेट पर लोग हल्ला कर रहे थे। साधु गेट पर पड़ी लाश को देखकर दंग रह गया। उसने सबसे बात करने की कोशिश की, पर वह कुछ न कर पाया। वह अपनी लाश को देख रहा था। तभी एक काला साया वहाँ पर प्रकट हुआ। साधु की आत्मा उस काले साये के सामने नतमस्तक थी। वह उस नर पिशाच ने साधु की आत्मा को अपने शरीर में सोख लिया। क्या साधु भी काली शक्तियों से अपने आप को बचा पाएगा? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।